अव्यय। और उस ढाल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? उससे 3 तीर टकराकर वापस लौट रहे हैं। हाँ, मैंने देखा। उन तीरों पर नीले रंग से लिखा है लिंग, वचन और काल। बिल्कुल। इस चित्र को देखकर ही समझ आ रहा है कि ये कोई अभेद्य चीज है जिस पर किसी का वार काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप से देखें तो इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ लड़का जाता है और फिर कहूँ लड़कियां जाती हैं, तो यहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों तो बदल गए ना? फिर ये ढाल कहाँ काम आई? यही तो इस ढाल का असली काम है। जिन शब्दों का आपने अभी इस्तेमाल किया, लड़का और जाना, वे विकारी शब्द हैं। अच्छा। मतलब वे बदल सकते हैं। हाँ, वे ढाल के बाहर खड़े हैं, इसलिए उन पर लिंग और वचन का असर हुआ और वे बदल गए। लेकिन जरा इस अव्यय शब्द को तोड़कर देखिए, अ और व्यय। व्यय का मतलब है खर्च होना, है ना? बिल्कुल सही। खर्च होना या बदलना। और अ लगने से ये बन गया जो कभी खर्च ना हो, या कह लें जो कभी ना बदले। ओहो, अच्छा। मतलब अगर मैं कहूँ लड़का धीरे चलता है और लड़कियां धीरे चलती हैं, तो धीरे शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अव्यय है। एकदम सटीक पकड़ा आपने। चाहे लड़का हो जो कि पुल्लिंग है, या लड़कियां हो जो स्त्रीलिंग बहुवचन है, या फिर बाद भूतकाल की ही क्यों ना हो, धीरे शब्द हमेशा धीरे ही रहेगा। वाह। और एनसीईआरटी के मुख्य बिंदुओं में यही स्पष्ट किया गया है कि जो खर्च या परिवर्तित ना हो, उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी यानी जिसमें कोई विकार या विकृति ना आए। ये तो वाकई भाषा का एक सुपर पावर लग रहा है। इस ढाल के ठीक नीचे एक पेड़ की जड़ों का भी बहुत ही सुंदर चित्र बना है। हाँ, वो जड़ों वाला डूडल जो गहराई तक जा रहा है। हाँ, ये जड़ें जमीन के नीचे गहराई तक जा रही हैं और 5 अलग-अलग शाखाओं में बटी हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या बात है? नीचे एनसीईआरटी के विशेष टिप्पणी बॉक्स में लिखा है कि मुख्य भेद 4 ही होते हैं, पर निपात को 5वें भेद के रूप में गिना जाता है। अगर जड़ें 5 हैं, तो मुख्य 4 क्यों? क्या निपात कोई अपवाद है? ये ना व्याकरण का एक बहुत ही बारीक अंतर है। मुख्य जो 4 भेद हैं, वे वाक्य की संरचना या स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। अच्छा। मतलब वे वाक्य का आधार हैं। हाँ, वे क्रिया को दिशा देते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। उनका अपना एक स्वतंत्र व्याकरणिक अर्थ होता है। लेकिन जो ये निपात है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो फिर इसका काम क्या है वाक्य में? वह केवल वाक्य में मौजूद किसी शब्द पर अतिरिक्त जोर या बल डालने का काम करता है। वो एक तरह से सहायक उपकरण की तरह है। अच्छा, इसलिए उसे अलग रखा गया है। बिल्कुल, इसीलिए उसे अक्सर अलग रखा जाता है, हालांकि वो भी अविकारी ही है। समझ गई। तो इस अव्यय रूपी पेड़ की पहली जड़ या कह लें इसके पहले प्रकार की बात करते हैं, जो है क्रिया विशेषण। हाँ, एडवर्ब। यह समझना बहुत दिलचस्प होगा कि जो चीज खुद नहीं बदलती, वो पूरे वाक्य को गति कैसे देती है। इसे समझने के लिए हमें यहाँ बने उस गियर और आंख के डूडल को देखना होगा। हाँ, वो मशीन के पार्ट्स जैसा जो बना है। एकदम सही। मशीन का गियर उस क्रिया को यानी एक्शन को दर्शाता है जो हो रही है, और वो जो आंख है वो उस गियर पर नजर रखे हुए है। वो आंख विशेषता है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल। नोट्स में इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है और मुझे इनकी ट्रिक्स बहुत ही विजुअल लगी। हाँ, वे डूडल्स कमाल के हैं। जैसे पहला है कालवाचक, जिसके साथ एक विंटेज पॉकेट वॉच का चित्र है और पीले रंग से ट्रिक लिखी है कब, जैसे आज, कल, परसों, प्रतिदिन। और दूसरा है स्थानवाचक, जिसके साथ एक कंपास का डूडल है। उसकी ट्रिक है कहाँ, है ना? हाँ, कहाँ। जैसे इसके उदाहरण होंगे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। और तीसरा भी है परिमाणवाचक, जिसमें मापने वाला जग और तराजू बना है। ट्रिक है कितना। ये बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई, जैसे कम, थोड़ा, अधिक। लेकिन इन सब में जो चौथा प्रकार है ना, वो भाषा के प्रभाव के नजरिए से मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। आप रीतिवाचक की बात कर रहे हैं ना, जहां जमीन पर छपे पैरों के निशानों का डूडल है। हाँ, बिल्कुल वही। इसकी ट्रिक है कैसे। नोट्स में एक उदाहरण भी है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सही।
पर मैं सोच रही थी कि ये बाकी 3 से इतना अलग या महत्वपूर्ण कैसे है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि समय, स्थान और मात्रा, ये सब तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, मतलब फैक्ट्स बताते हैं। हाँ, कब, कहाँ और कितना, ये तो फैक्ट्स ही हुए। लेकिन रीतिवाचक घटना का पूरा मूड या माहौल तय करता है। कल्पना कीजिए एक साधारण वाक्य की, दरवाजा खुला। ठीक है, एक सिंपल सी जानकारी है। हाँ, ये सिर्फ एक जानकारी है। अब इसमें रीतिवाचक अव्यय जोड़िए। दरवाजा अचानक खुला, या दरवाजा चुपचाप खुला, या कह लें दरवाजा झटके से खुला। अरे वाह! अचानक लगाते ही वो एकदम किसी थ्रिलर फिल्म का सीन ही बन गया, और चुपचाप लगाते ही ऐसा लगा जैसे कोई चोरी छुपे आ रहा है ना? क्रिया वही है, दरवाजा खुलना, लेकिन एक छोटे से न बदलने वाले शब्द ने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, यही इनकी असली ताकत है। ये घटना के इर्द गिर्द का पूरा मनोवैज्ञानिक माहौल तैयार कर देते हैं। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रिया किसी फिल्म का मुख्य अभिनेता है जो पर्दे पर सारा काम कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण उस फिल्म का डायरेक्टर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मतलब डायरेक्टर खुद कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं करता, वो बदलता भी नहीं है, लेकिन वो तय करता है कि एक्टर का एक्शन कब, कहाँ, कितनी मात्रा में और कैसे होगा। ये एनोलॉजी तो उस कंसेप्ट पर एकदम सटीक बैठती है। अब जब डायरेक्टर ने एक्शन तय कर लिया है, तो एक फिल्म या कहानी केवल एक एक्शन से तो नहीं बनती ना। हाँ, हमें अलग अलग दृश्यों, किरदारों और वाक्यों को आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और यहीं पर भाषा का कनेक्शन वाला हिस्सा शुरू होता है। और इसके लिए हमारे पास अव्यय के अगले 2 प्रकार हैं, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। पर मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? ये दोनों ही चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर ये अलग कैसे हुए? मतलब संबंध बोधक वाले हिस्से में एक लोहे की जंजीर का चित्र है, जिसकी एक कड़ी नीली है, जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रही है। हाँ, और साथ में एक छोटा पेपर क्लिप भी बना है, आपने ध्यान दिया हो तो। हाँ, वो भी है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यही अंतर समझने वाली बात है। संबंध बोधक, या जिसे अंग्रेजी में प्रेपोजिशन या पोस्टपोजिशन कहते हैं, वह वाक्य के भीतर काम करता है। वाक्य के भीतर? हाँ, ये एक संज्ञा या सर्वनाम को उसी वाक्य के बाकी हिस्से से बांधता है। नोट्स में उस जंजीर के ऊपर जो एक छोटा सा छल्ला लटक रहा है ना, जिस पर के और की लिखा है, हाँ। वो इसका सबसे बड़ा सुराग है। ओह अच्छा, हाँ। एनसीईआरटी के बिंदु में भी लिखा है कि अधिकांश संबंध बोधक शब्दों से पहले के या की परसर्ग आता है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण दिया है, अजीत अभय के पास पड़ता है, या चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। तो क्या ये के और की वो हुक है जो जंजीर को संज्ञा से फंसाता है? एकदम सही पकड़ा। अगर आप के पास हटा दें तो वाक्य बचेगा अजीत अभय पड़ता है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, ये जंजीर टूट गई। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद होते हैं, जैसे दिशा, साधन, विरोध वगैरह। लेकिन मूल बात यह है कि ये एक ही इमारत की ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट है। समझ गई। और अगर मुझे 2 अलग अलग इमारतों को जोड़ना हो, मेरा मतलब है 2 पूरी तरह से अलग वाक्यों को, तो मैं समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल। नोट्स में इसके लिए बहुत ही रचनात्मक तरीके से पुल और सीढ़ियों का डूडल बनाया गया है। हाँ, और ये डूडल इंसानी तर्क या कह ले लॉजिक के विकास को समझने के लिए बहुत गहरा है। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण, जिसे एक सीधे सपाट पुल से दर्शाया गया है। ये पुल 2 बराबर आकार के चौकोर ब्लॉक्स को जोड़ रहा है। हाँ, मैंने देखे पीले रंग से हाईलाइट किए गए शब्द हैं, और या, अथवा, किंतु, लेकिन, इसलिए। सही। उदाहरण भी है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ सूरज का निकलना एक स्वतंत्र घटना है और पक्षियों का बोलना दूसरी, और ने बस उनके बीच एक सीधा पुल बना दिया, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। यही समानाधिकरण का काम है, समान स्तर की चीजों को जोड़ना। लेकिन क्या इंसानी जीवन और हमारी सोच इतनी सीधी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट में सोचते हैं, और इस जटिल सोच को व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे प्रकार की जरूरत पड़ती है, जिसे व्यधिकरण कहते हैं। अच्छा, इसके चित्र में मैंने देखा एक बड़ा ब्लॉक है जो प्रधान वाक्य है, और उससे नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं जो एक छोटे ब्लॉक यानी आश्रित वाक्य तक पहुंचती हैं। इसके शब्द हैं कि, क्योंकि, यदि, तो, अर्थात। जरा इस सीढ़ियों वाले कंसेप्ट पे गौर कीजिए।
जब हम कहते हैं मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश का होना कारण है जिस पर स्टेशन न पहुंच पाना निर्भर करता है। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। ये व्यधिकरण योजक असल में सीढ़ियां हैं जो हमारे दिमाग को मुख्य बात से कारण या परिणाम तक ले जाती हैं। ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है। मतलब समानाधिकरण केवल घटनाओं की एक सूची बनाता है कि ये हुआ और वो हुआ, जबकि व्यधिकरण घटनाओं के बीच तर्क और विज्ञान पैदा करता है कि ये हुआ क्योंकि वह हुआ। बिल्कुल। ये छोटे छोटे अव्यय शब्द असल में हमारे सोचने का तरीका तय कर रहे हैं। और ये सब बिना अपना रूप बदले करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे अव्यय ने एक्शन को दिशा दी, जो क्रिया विशेषण था। हाँ, और फिर उस एक्शन से वाक्यों का एक तार्किक ढांचा खड़ा किया जो संबंध और समुच्चय बोधक थे। तो अब इस ढांचे में इंसानियत डालने की बारी है ना, भावनाओं और फोकस के जरिए। एकदम सही। तो अब हम पहुंचते हैं उन आखिरी दो प्रकारों पर, विस्मयादि बोधक और निपात। विस्मयादि बोधक के पास हवा में फूटते हुए पटाखों का बहुत ही डायनामिक डूडल बना है। ये पूरी तरह से व्याकरण के नियमों के बाहर की चीज लग रही है मुझे। क्योंकि भावनाएं अक्सर नियमों के बाहर ही होती हैं और पटाखे इस बात का बेहतरीन प्रतीक हैं। विस्मयादि बोधक वो शब्द हैं जिनका वाक्य के किसी पद से कोई सीधा व्याकरणिक संबंध नहीं होता। मतलब ये वाक्यों से आजाद है। हाँ, ये हर्ष, शोक, घृणा या आश्चर्य के अचानक फूट पड़ने वाली भावनाएं हैं। यहाँ शब्द भी दिए हैं, चुप, हाय, बल्ले बल्ले, अरे, और साथ में वो विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हैं। जैसे अरे, वह उत्तीर्ण हो गया। अगर मैं इस वाक्य से अरे हटा दूं तो वह उत्तीर्ण हो गया व्याकरण के हिसाब से एकदम सही वाक्य है। यही बात तो एनसीईआरटी का मुख्य बिंदु भी समझा रहा है कि ये शब्द हमेशा वाक्य की शुरुआत में आते हैं और इनका प्रभाव वाक्य के अन्य शब्दों पर नहीं पड़ता है। हाँ, वो अपना काम खुद करते हैं। जब आपको अचानक चोट लगती है तो आप व्याकरण के नियम सोचकर नहीं चिल्लाते ना, आपके मुंह से बस हाय निकलता है। ये भाषा का सबसे आदिम और स्वाभाविक रूप है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी एक अविकारी शब्द है। एक तरफ विस्मयादि बोधक है जो भावनाओं का अनियंत्रित विस्फोट है, और दूसरी तरफ है हमारा पांचवां और आखिरी प्रकार, निपात। हाँ, पार्टिकल। और यहाँ का चित्र मुझे थोड़ा खतरनाक लेकिन बहुत फोकस वाला लग रहा है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना है जो सूरज की बिखरी हुई रोशनी को एक बॉक्स पर केंद्रित करके उसमें आग लगा रहा है। उस जलते हुए बॉक्स पर लिखा है ही और भी। निपात को समझने के लिए इससे बेहतर चित्र नहीं हो सकता। निपात का काम है वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देना, यानी एम्फसिस देना। ये बहुत ही सूक्ष्म शब्द होते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। रुको, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, बताइए। अभी हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था जो विशेषता बताता है, तो ये निपात उससे कैसे अलग है? अगर मैं कहूँ वह तेज दौड़ता है और वह ही दौड़ता है, तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। वह तेज दौड़ता है में तेज सिर्फ ये बता रहा है कि दौड़ने का तरीका क्या है। हाँ, वो क्रिया की विशेषता है। बिल्कुल, लेकिन निपात किसी चीज की विशेषता नहीं बताता। वो पूरे वाक्य के अर्थ के केंद्र को, या कह लें फोकस को, शिफ्ट कर देता है। अच्छा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है ना, वैसे ही निपात श्रोता का पूरा ध्यान एक शब्द पर खींच लेता है। ओहो, अच्छा, नोट्स में दिए गए उदाहरण से इसे देखते हैं। वाक्य है, मोहन सुमित के ही साथ जाएगा। अब सोचिए कि अगर हम इस ही की जगह बदल दें। अगर मैं कहूं मोहन ही सुमित के साथ जाएगा, अब क्या अर्थ हुआ? अरे, अर्थ तो पूरी तरह पलट गया। पहले का मतलब था कि मोहन किसी और के साथ नहीं, सिर्फ सुमित के साथ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरे का मतलब हो गया कि सुमित के साथ कोई और नहीं, सिर्फ मोहन जाएगा। सही कहा। शब्द तो वही है, बस ही ने अपनी जगह बदली और पूरे वाक्य का इरादा ही बदल गया। और यही वजह है कि इसे अक्सर पांचवें भेद के रूप में अलग से पढ़ा जाता है।